सीएम के कार्यक्रम में डॉक्टर नदारद होगी सख्त कार्रवाई। लापरवाही का मामला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वाल्मीकिनगर दौरे के दौरान स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर समय पर अपने कर्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचे। अधिकारी की नाराजगी। इस लापरवाही को देखकर बगहा के एसडीएम ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। कार्रवाई की मांग। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने इस घटना के बाद सिविल सर्जन को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लापरवाह चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। ये घटना दर्शाती है कि सरकारी कार्यक्रमों में भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर नहीं होते। अब देखना यह है कि इस मामले में दोषी डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती 2025। पदों की संख्या। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 1100 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की तारीख। इन पदों के लिए आवेदन कल यानी 26 सितंबर से शुरू होंगे। योग्यता और आयु सीमा। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार का कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। यह जानकारी दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल प्रबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। यूपी जल संसाधन प्रबंधन में सबसे आगे प्रदर्शित मॉडल। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के स्टॉल पर भीमगोड़ा बैराज और नारायणपुर पंप नहर के मॉडल प्रमुख आकर्षण रहे। जल प्रबंधन में नवाचार। विभाग ने जल प्रबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में किए गए नए नए कामों और तकनीकों को प्रदर्शित किया। गंगा की धाराओं का मिलान। पर यह भी बताया गया कि कैसे महाकुंभ प्रयागराज के दौरान गंगा की धाराओं को मिलाकर स्नान क्षेत्रों को बड़ा किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण जल प्रबंधन का उदाहरण है। स्थायी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। विभाग ने स्थायी सिंचाई सस्टेनेबल इरिगेशन के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों और परियोजनाओं को भी मॉडलों के जरिए दिखाया गया। यह जानकारी दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल प्रबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है जिससे राज्य की कृषि और जल सुरक्षा दोनों को फायदा हो रहा है। यूकेएसएससी पेपर लीक। मुख्य आरोपी खालिद की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। सामाजिक प्रभाव। खालिद के इस कृत्य से उसके पैतृक कस्बे सुल्तानपुर में शोक की लहर है। उसके परिवार को पहले यहां काफी प्रतिष्ठित माना जाता था। निजी जीवन पर असर। खालिद के गलत कामों के कारण उसकी 2 बहनों की शादी टूटने की भी अफवाहें हैं। कस्बे का अपमान। खालिद के कार्यों ने न केवल उसके परिवार को अपमानित किया है बल्कि पूरे कस्बे का नाम भी खराब किया है। ये घटना दर्शाती है कि भ्रष्टाचार और गलत कामों का असर सिर्फ अपराधी तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके परिवार और दिल्ली प्रदूषण। पराली नहीं, स्थानीय कारक हैं असली वजह। विशेषज्ञों का दावा। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का मुख्य कारण स्थानीय कारक हैं न कि पराली। मुख्य स्थानीय कारण। विशेषज्ञों ने प्रदूषण के लिए इन कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। वाहनों का धुआं, कचरा जलाना, सड़कों की धूल, निर्माण कार्य। सीएसई की राय। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई जैसे संगठनों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार को स्थानीय प्रदूषण स्रोतों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकारें सवालों के घेरे में। खबर के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब तक उठाए गए कदम सफल नहीं हुए हैं जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारें इस समस्या को गंभीरता से ले रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। ये जानकारी दर्शाती है कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या एक जटिल मुद्दा है और इसे केवल एक कारण जैसे कि पराली से जोड़ना सही नहीं है। असली समाधान तभी मिलेगा जब स्थानीय स्रोतों पर प्रभावी रूप से काम किया जाएगा। दिल्ली में समाचार पत्र एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 12वें कलम के सिपाही अवार्ड्स का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह में पत्रकारिता और मीडिया से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कई जाने माने लोग शामिल हुए जिनमें सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज के दौर में पत्रकारिता के महत्व पर बात की। तीरथ सिंह रावत ने लोगों को डिजिटल मीडिया का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी। समारोह में डॉक्टर विपिन गौड़ ने पत्रकारिता को एक नई दिशा देने के बारे में भी अपनी राय रखी। ये अवार्ड उन पत्रकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपने काम से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। आरबीआई की रिपोर्ट 2023। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी में काफी कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान गरीबी का स्तर
5% से घटकर 5% हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट 2023। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 9 वर्षों 2013-14 से 2022-23 में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है। किस राज्य की मासिक आय सबसे ज्यादा है? अगर हम भारत में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में गोवा, सिक्किम, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और कर्नाटक शामिल थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गरीबी में कमी और प्रति व्यक्ति आय दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। गरीबी में कमी का मतलब है कि लोगों की संख्या जो गरीबी रेखा से नीचे रहती थी उसमें कमी आई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय किसी क्षेत्र के लोगों की औसत आय को दर्शाती है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में 3.8% की वृद्धि हुई है, जो पहले अनुमानित 3.3% से ज्यादा है। ये वृद्धि मुख्य रूप से आयात में कमी और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी के कारण हुई है। ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में व्यापक टैरिफ लगाए, जिसका मकसद अमेरिका में आयात को कम करना था। इन टैरिफ के कारण पहली तिमाही में आयात में भारी उछाल आया, क्योंकि कंपनियों ने शुल्क बढ़ने से पहले माल का स्टॉक करना शुरू कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप पहली तिमाही में जीडीपी में 0.6% की गिरावट आई, क्योंकि जीडीपी की गणना में आयात को घटाया जाता है। दूसरी तिमाही में जब कंपनियां पहले से ही स्टॉक किए गए माल का उपयोग करने लगीं, तो आयात में कमी आई, जिससे जीडीपी में सकारात्मक वृद्धि हुई। अन्य कारक। उपभोक्ता खर्च में वृद्धि। संशोधित आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता खर्च में अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी हुई, खासकर सेवाओं पर। निवेश में बढ़ोतरी। व्यापार निवेश में भी बढ़ोतरी हुई, खासकर बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। सरकारी खर्च में कमी। दूसरी तिमाही में सरकारी खर्च में थोड़ी कमी आई। भविष्य की चुनौतियां। जबकि दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि मजबूत थी, कई अर्थशास्त्री ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये वृद्धि टैरिफ के कारण हुई अस्थिरता का एक हिस्सा हो सकती है। टैरिफ के कारण इनपुट लागत में वृद्धि हो सकती है, जो भविष्य में व्यापार और निवेश को प्रभावित कर सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत 2030 तक सालाना 50 लाख टन 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये घोषणा दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया समिट में की गई। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,744 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत की रणनीति और लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना है। उनका मानना है कि भारत अपनी तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और कम लागत वाली सौर ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति में है। 2030 तक 10% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी। भारत का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के कुल ग्रीन हाइड्रोजन बाजार का 10% हिस्सा प्राप्त करना है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी। रोजगार के अवसर। सरकार को उम्मीद है कि इस मिशन से ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी। इस पहल से 2030 तक लगभग 50 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। चुनौतियां और अवसर। भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। लागत। वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन ग्रे हाइड्रोजन, जो जीवाश्म ईंधन से बनता है, से काफी महंगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तकनीकी विकास। उत्पादन की लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश की जरूरत है। इसके बावजूद भारत की बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सरकार का मजबूत समर्थन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब बदायूं जिले में 50 साल तक की विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। पहले ये सुविधा केवल 18 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए थी। बदायूं जिले में इस योजना के तहत 11,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मकसद उन लोगों को घर उपलब्ध कराना है जो किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं या सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं। विस्तारित आयु सीमा। अब 50 वर्ष तक की विधवा और निराश्रित महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को मदद मिल सके। प्राथमिकता।
इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों जैसे बाढ़, भूस्खलन या आग से पीड़ित परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा निराश्रित और विधवा महिलाओं को भी विशेष वरीयता मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया: पात्र लोग अपने नज़दीकी सरकारी कार्यालयों में या संबंधित विभाग की वेबसाइट पर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कदम योगी सरकार की ओर से सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग के उत्थान के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले उन 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी में है जो सत्र 2024-25 में इस योजना से वंचित रह गए थे। इस पहल को छात्रों के लिए दिवाली गिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। 300 करोड़ रुपए का बजट: समाज कल्याण विभाग ने इन छूटे हुए छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। ये प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। लापरवाही पर कार्रवाई: छात्रों को छात्रवृत्ति न मिल पाने के पीछे रही लापरवाही के लिए 100 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई थी। जल्द ही शुरुआत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही एक कार्यक्रम में छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत करेंगे। 2 चरणों में वितरण: चालू सत्र के लगभग 4 लाख छात्रों को 26 सितंबर से छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 31 दिसंबर तक शेष छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा।